चलिए फ्रेंड्स, तो आज आपको कराते हैं कंप्लीट साइंस। ये कंप्लीट साइंस जो आपकी रहेगी, ये बिहार टीचर, सीटेट, यूपीटेट, रीट, एमपीटेट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी अभी पास में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आ रहे हैं, उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम को देखते हुए ये आपकी कंप्लीट वीडियो कराई जाएगी। जो साइंस स्पेशल लेके, कंप्लीट साइंस स्पेशल जो हम लेके आए हैं, वो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होगी। ये आपको टॉपिक वाइज कराई जाएगी। पहले आप बात सुन लें, टॉपिक वाइज कराई जाएगी। और इसमें जो प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर जो भी आपको इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट कराए जाएंगे टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक आते हैं वो लगभग लगभग सारे टॉपिक कराए जाएंगे, कंप्लीट टॉपिक होंगे। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक कराए जाएंगे। ये आपको लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी ये आपकी वीडियो। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ये आप चलते सीधे टॉपिक की ओर। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठेंगे सीधा एग्जाम हॉल में, आप जब जाएंगे एग्जाम देने, तो आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। आपको इतना मैं आपका वादा करता हूँ। चलिए सीधा, समय ज़्यादा नहीं लेते, सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका ऑडियोमीटर। इस यंत्र के द्वारा वैज्ञानिक उपकरण, ये आपको टॉपिक रहेगा, टॉपिक वाइज ही कराए जाएंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक होगा ऑडियोमीटर। इस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। एनीमोमीटर इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। ऑडियोमीटर इसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडल दाब को मापने का यंत्र है। बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दाब को मापने का यंत्र है। क्रेनोमीटर के द्वारा जलयानों की सतह का पता लगाया जाता है। चलिए अगला, क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने के यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है फैदोमीटर। गाइगर मूलर इसके द्वारा क्या होता है? किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की गणना की जाती है। हाइड्रोमीटर इसके द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। क्या? घनत्व मापने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अब कोई पूछे अगर एग्जाम में, कोई दूध की शुद्धता को किससे मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं? लैक्टोमीटर नाम का एक यंत्र होता है। जो भी डेयरी होती है, ये जो दूध का काम होता है, वहाँ आप देखने को मिल जाएगा लैक्टोमीटर। चलिए अगला है मैनोमीटर। इसमें गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। मैनोमीटर से क्या किया जाता है? गैसों का दाब। पेरिस्कोप से मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है पेरिस्कोप से। पायरोमीटर से क्या उच्च दाब का मापन किया जाता है। रेन गेज से वर्षा मापक यंत्र होता है रेन गेज। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तदाब का मापन किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर में। चलिए अगला है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब का मापन किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। सोनार एक यंत्र होता है, जो होता है, जो समुद्र के अंदर जो होते हैं ना, छिपे पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है सोनार यंत्र। और ट्रांसफार्मर का जो यूज किया जाता है वोल्टेज को कम करने के लिए या वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, अधिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका ट्रांसफार्मर का। चलिए अगला चलते हैं, ऊर्जा को परिवर्तन करने वाले यंत्र। ये चलते हैं इस टॉपिक पे। ये आपका है टॉपिक। अगला है इस टॉपिक में पॉइंट कि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है। जो विद्युत सेल होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन का जो यूज किया जाता है, विद्युत ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। सितार का प्रयोग किया जाता है यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, जो आपका सितार वायलिन होता है उसको बजाते हैं। इंजन का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में। जैसे बाइक होती है, कार होती है, उसके अंदर जो होती है वो ऊष्मा होती है। ऊष्मा कन्वर्ट जो करती है वो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करती है। गाड़ी के अंदर क्या होती है? आग जलती है, मतलब उसकी हीट एनर्जी ऊष्मा निकलती है उससे, वो कैसे में कन्वर्ट हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला है लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है लाउड स्पीकर। चलिए अगला आपका प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण। ये आपका कई बार पूछा गया है, प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण। ये चलिए इसको देख लेते हैं। पेसमेकर, इस उपकरण के द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन, धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है पेसमेकर द्वारा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोएंसियोफेलोग्राफ, जिसको ईईजी कहते हैं, एक होता है ईसीजी, एक होता है ईईजी। इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफ, ठीक है, ये मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को पता लगाने के लिए किया जाता है ईईजी का टेस्ट। अब चलते हैं, अगला है आपका, अगला दे रखा है इसमें कि ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है ग्लूकोज
यूरो कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच के लिए किया जाता है। चलिए अगला है आपका कि सीटी स्कैन का जो यूज करते हैं, सीटी स्कैन का वो करते हैं, इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्य का पता लगाया जाता है। सीटी स्कैन का बायोप्सी टेस्ट का उपयोग किया जाता है, वो बायोप्सी टेस्ट का उपयोग किया जाता है कैंसर की जांच करने की विधि, बायोप्सी टेस्ट से उपयोग की जाती है। एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है एड्स परीक्षण के लिए किया जाता है, एलिसा टेस्ट का परीक्षण। ऑटोप्सी का प्रयोग किया जाता है मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं ऑटोप्सी। चलिए ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, स्त्री की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। वैसेक्टोमी क्या होती है, पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला चलते हैं, अगला है आपका फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का प्रयोग किया जाता है, फोनेटिक्स का स्वर की ध्वनि का अध्ययन करने के लिए फोनेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं सवालों का अध्ययन के लिए किया जाता है। टैपोलॉजी का मानसिक दूर दूर संवेदनशील प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वायरस का अध्ययन करने के लिए, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं वायरोलॉजी का प्रयोग। प्रमुख वैज्ञानिक, अगला है आपका प्रमुख वैज्ञानिक, ये आपका टॉपिक कराया जाएगा। चलिए प्रमुख वैज्ञानिक, प्रमुख वैज्ञानिक से कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो इंसुलिन, इंसुलिन की जो खोज की थी वो बेंटिंग ने की थी। किसने, बेंटिंग ने। बेंटिंग नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया था, इंसुलिन नाम की दवा की खोज की थी। चलिए अगला है हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण की जो खोज की थी, हृदय ट्रांसप्लांट की खोज की थी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हैजे के टीके का जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। आरएनए, आरएनए की खोज की थी ऑर्थर वंग एवं जेम्स वॉट ने। ध्यान रहे आरएनए का कई बार पूछा गया है कि आरएनए की जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, आरएनए का आर्थर वर्ग एवं जेम्स वॉट ने किया था। डीएनए की जो खोज आविष्कार किया था वो किसने किया था, जेम्स वॉट तथा क्रिक ने किया था। किसने, जेम्स वॉट तथा क्रिक ने किया था। चलिए अगला हो गया, अगला है पेंसिलिन। पेंसिलिन की जो खोज की थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त परिवहन की जो खोज की थी विलियम हार्वी नामक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने की थी। होम्योपैथिक चिकित्सा की जो खोज की थी हेनरी मैन ने की थी। किसने, हेनरी मैन ने की थी। चेचक का टीका की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेंडर ने की। अगला है आपका टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की। रॉबर्ट कोच एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने क्या की, टीबी की खोज की थी। हाइड्रोफोबिया की, यानी जिसको कहते हैं रेबीज, हाइड्रोफोबिया रेबीज, जिसकी खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, किसके द्वारा होता है, कुत्ते के काटने से। अगला है विटामिन, विटामिन ए की जो खोज हुई थी वो विटामिन ए की खोज मैकुलिन ने की थी। किसने, मैकुलिन ने। विटामिन बी की जो खोज हुई थी वो मैकुलिन ने की, ये वो भी दोनों की। विटामिन की बात करें तो विटामिन सी की जो खोज की थी यूजॉक सॉलकट ने की थी। किसने, यूजॉक सॉलकट ने की। विटामिन डी की जो खोज की थी एफ जी हॉपकिंसन ने की थी, एफ जी हॉपकिंसन ने की इसकी खोज। चलिए तो विटामिन डी भी हो गया, सी हो गया। अगला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु, और ये जीवाणु की जो खोज की थी ल्यूवन हॉक ने की। किसने, ल्यूवन हॉक नामक वैज्ञानिक हुआ करते उन्होंने की थी। विषाणु जिसको कहते हैं वायरस, वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। किसने, इवानोवस्की, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पोलियो टीके की खोज जिसकी जेम्स सॉल्क ने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज की थी एल्बर्ट सेवन ने की थी। थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको जो है कि एग्जाम के रिगार्डिंग जल्दी से कंप्लीट हो जाए। चलिए गर्भ निरोधक गोलियों की खोज पिनकस ने की थी, और बीसीजी टीका की खोज यूरिन कॉलमेट ने की थी। बेरी बेरी चिकित्सा की खोज आइजक मैन ने की। किसने, आइजक मैन ने। मलेरिया की चिकित्सा की जो खोज हुई थी वो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की। अगला है जेनेटिक कोड की खोज जो हुई थी वो हरगोविंद खुराना ने। किसने की, हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की, सॉरी जेनेटिक कोड की खोज की। अगला है डीडीटी की जो खोज हुई थी वो डीडीटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, डॉक्टर पॉल मूलर नामक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने खोज की थी। एस्प्रिन, एस्प्रिन एक दर्द की दवा है, वो एस्प्रिन की खोज हुई थी ड्रेसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु भट्टी की खोज हुई थी वो किसने की थी, जिसको कहते हैं एटॉमिक रिएक्टर, एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने की थी। किसने, एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने हुआ की थी। चलिए तो ये आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, और इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बता दें। कंप्लीट साइंस जो आपकी सीटेट अभी प्रेजेंट में हो रही जा रहा है 20 अगस्त को, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अभी आपका जो है कि बिहार टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी आपको रिगार्डिंग टू एग्ज़ाम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेंगे। साइंस उस पर पूछी जाएगी आपको, तो उसमें आपको डायरेक्ट देखने के लिए क्वेश्चन मिल सकते हैं यहाँ से। चलिए अगला टॉपिक
चलिए अगला है आपका एरोप्लेन। एरोप्लेन वायुयान की जो खोज हुई थी वो आविष्कार किया था राइट बंधु ने किया था। किसने? राइट बंधु ने। बाइसिकल की जो आविष्कार किया था वो मैकमिलन ने किया था। मैकमिलन ने। कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने। बैरोमीटर का आविष्कार जो हुआ था टॉरिसेली ने। एक चीज ध्यान दें, आविष्कार और खोज में बहुत अंतर है। आविष्कार और खोज। खोज जो होती है किसी चीज की, वो यानी प्रेजेंट, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वो चीज यानी है, लेकिन उसको क्या करना है? खोजना है। लेकिन ये चीज जो आविष्कार जो होता है वो चीज क्या की जाती है? खुद से जनरेट की जाती है, खुद से क्या की जाती है? उसका आविष्कार किया जाता है, बनाई जाती है, रिड्यूस की जाती है ना। तो वो आविष्कार और खोज में इतना अंतर है। समझ गए? चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक इसका जो प्रयोग किया था, जो आविष्कार किया था, वो बर्नार्ड इंकर्ट व मैनुअली ने किया था। बर्नार्ड इंकर्ट मैनुअली। प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ था, वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जे गुटेनबर्ग नामक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। रडार का जो आविष्कार हुआ था टेलर एवं यंग ने किया था। किसने? टेलर एवं यंग ने किया था। ठीक है, चलो चलते हैं अगला। सेफ्टी लैंप का प्रयोग किया था हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने? हम्फ्री डेवी ने। अगला है टेलीविजन का जो आविष्कार हुआ था वो जॉन लेवी बियर्ड ने किया। किसने? जॉन लेवी बियर्ड ने किया था टेलीविजन का। जॉन लेवी बियर्ड ने। लिफ्ट का जो आविष्कार हुआ था वो इलिशा ग्रेविस ओटिस ने किया। इलिशा ग्रेविस ओटिस ने किया था। लिफ्ट का जो आविष्कार हुआ, लिफ्ट का, वो किया था इलिशा ग्रेविस ओटिस ने। रेखा गणित का स्थापना हुई थी यूक्लिड ने की थी। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। रिवॉल्वर का कोल्ट ने किया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने की थी। अंधों के लिखने पढ़ने की जो लिपि है ब्रेल, लुइस ब्रेल ने की थी। कहां किसने की थी? लुइस ब्रेल ने। चलिए, गुरुत्वाकर्षण गति के नियम की खोज न्यूटन ने की थी। लॉगरिथम लघुगणक की खोज की थी जॉन नेपियर ने की थी। क्रेस्कोग्राफ की जो खोज हुई थी जेसी बॉस ने की। सिलाई मशीन का आविष्कार जो किया था इलियास ह्यूओ ने किया था। किसने? इलियास ह्यूओ ने। चलते हैं अगला। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण कृषि यंत्र की। किसकी? महत्वपूर्ण कृषि यंत्र। अब महत्वपूर्ण कृषि यंत्र की बात कर लेते हैं तो ये आपका अनुसंधान, कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण। तो कृषि अनुसंधान संस्थान में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च, ये आपका कहाँ पे है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो आपका तमिलनाडु में है। नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद में है। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला है आपका सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका जो है मैसूर कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ बना है? मैसूर कर्नाटक में बना हुआ है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी जो आपकी है वो कोचीन केरल में है। चलिए, फिशरीज टेक्नो मतलब समझ रहे हैं, जहाँ आपका मछली पालन के बारे में जो आपका संस्थान है, अनुसंधान है, वो कहाँ पे है? कोचीन केरल में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका शिमला में है। कहाँ? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका कटक उड़ीसा में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, टोबैको यानी तम्बाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपकी आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। कहाँ? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश के। चलिए चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका कि भौतिक विज्ञान। कौन सा? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। तो इस टॉपिक पे आप बात करते हैं विज्ञान की डेफिनेशन। इसकी विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह भौतिकी है। परंतु प्रकृति वातावरण में द्रव्य ऊर्जा एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार द्रव्य ऊर्जा तथा इसकी अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। मापन की बात करें तो मापन क्या है? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, परिणाम मैग्नीट्यूड होता है, दिशा डायरेक्शन नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल, कार्य, ऊर्जा अदिश राशियां हैं। ये क्या है? अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश, सीधी सी बात समझे कि अदिश राशियां अभी होती हैं जिनमें क्या नहीं होती? जिनमें दिशा नहीं होती। ठीक है, दिशा नहीं होती, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे समय, समय की कोई दिशा नहीं होती। समय
समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, विद्युत धारा हो गई, चाल हो गया, कार्य हो गया, अदिश राशियां में आते हैं। अब अदिश राशियां भी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। वेग ऐसी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग सदिश राशियों के ये एग्जाम्पल हैं। मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, ये मूल मात्रक हैं। ये अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, वो मूल मात्रक कहलाते हैं। चलिए अगला है आपका मूल मात्रक की बात करें। भौतिक राशि जो आपकी एसआई मात्रक इकाई में दिया हुआ है। चलिए लंबाई का जो मात्रक होता है लंबाई का मीटर है, लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल। चलिए अगला टॉपिक प्राकृतिक, अगला है आपका प्रचलित मात्रक। कैसे मात्रक? प्रचलित मात्रक जो आपके प्रचलित हैं। अगला है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का जो उपयोग किया जाता है वो दूरी मापने के लिए किया जाता है। खगोलीय मात्रक दूरी मापने के लिए, पारसेक दूरी मापने के लिए, एंगस्ट्रॉम का प्रयोग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए किया जाता है। डेसिबल मात्रक का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किया जाता है। डेसिबल मात्रक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। नॉटिकल मील का मात्रक समुद्र की दूरी मापने के लिए। नॉट का मात्रक समुद्र की गति मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गति मापने के लिए किया जाता है। फैथोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए। डायोप्टर का प्रयोग लेंस की क्षमता मापने के लिए। पास्कल का प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए? दाब मापने के लिए। चलिए चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। पास्कल हो गया। अब बात करते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज का जो प्रयोग किया जाता है वो हर्ट्ज को आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। ल्यूमेन का मात्रक ज्योति फ्लक्स मापने के लिए किया जाता है। बार का मात्रक वायुमंडल दाब मापने के लिए किया जाता है। ओम का मात्रक विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। मैक का मात्रक पराध्वनिक गति मापने के लिए। कैलोरी का मात्रक ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। कूलाम का मात्रक विद्युत आवेश मापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है। कैरेट का मात्रक जो किया गया था स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। कितने कैरेट? 24 कैरेट का माना शुद्ध सोना माना जाता है कहते हैं। वॉट का मात्रक जो किया जाता है, वॉट मात्रक का यूज शक्ति मापने के लिए किया जाता है। चलिए चलते हैं अगला। जूल। जूल जो मात्रक होता है वो कार्य मापन के लिए किया था। न्यूटन बल को मापने के लिए न्यूटन मात्रक होता है। क्या? न्यूटन। चलिए अगला। अगला है आपका कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। चलिए अगला है नैनोमीटर। एक मीटर का कौन सा भाग होता है? नैनोमीटर एक मीटर का अश्वाभाव भाग होता है। चलिए एक नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक नैनोमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। याद रहे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। एक पारसेक में प्रकाश वर्ष होते 3.2 से प्रकाश वर्ष तरंग हुए होते हैं। अगला है आपका कि जब किसी माध्यम में तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो इस प्रकार की तरंग को अंधेर तरंगें कहते हैं। अंधेर तरंगें को इंग्लिश में कहते हैं लैंगिट्यूडिनल वेव्स। फिर से सुने क्या एक बार से कि जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो इस प्रकार की तरंग को अंधेर तरंगें कहते हैं। उदाहरण के रूप में वायु में उत्पन्न तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? अंधेर तरंगें होती हैं। भूकंप में उत्पन्न तरंगें कैसी होती हैं? अंधेर तरंगें होती हैं। स्प्रिंग जो आपने पकड़ के छोड़ दी जिससे तरंगें जो होती हैं वो कौन सी तरंगें उत्पन्न होंगी? उससे तरंगें उत्पन्न होंगी अंधेर तरंगें। अंधेर तरंगें क्या करती हैं कि माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती हैं। चलिए अगला। गैस में तरंगें जो उत्पन्न की जाती हैं गैस में वो केवल अंधेर तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। सितार के तार की तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कैसी? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुम्बकीय तरंगें ये तरंगें निर्वात में चल सकती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या चलती हैं? निर्वात में चल सकती हैं। प्रकाश की गति विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है प्रकाश की गति से चलती हैं तथा अनुप्रस्थ काट की होती है। ये प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती हैं और रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगों का
आंतों के रोगों के निदान में उपचार के लिए किया जाता है, किसका, एक्सरे किरणों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं कौन सी, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, एक्स किरणें लाई जाती हैं, ये कौन सी, एक्स किरणें लाई जाती हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त जो होती हैं वो एक्स किरणें होती हैं, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। किरणों का हमारी लाइफ स्टाइल में भी बहुत सारा योगदान है। चलिए चलते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो उनके खोजकर्ता की बात कर लें। खोजकर्ता, तरंग दैर्ध्य परिसर ए से, और उपयोग उनकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। तो गामा किरणें जो होती हैं, गामा किरणों के खोजकर्ता हैं बेकुरल। तरंग दैर्ध्य जो होती है 10⁴ एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक होती है। गामा किरणों की जो उपयोग किया जाता है भेदन क्षमता में किया जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मी में किया जाता है। एक्स किरणें का खोजकर्ता रोंटगन है, और एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य जो होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। किसका, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। परावैंगनिक किरणों की जो खोजकर्ता है वो रिएक्टर है, जिसके तरंगदैर्घ्य जो है 10-100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक तरंगदैर्घ्य परिसर की इसकी होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। और परावैंगनिक किरणों की जो उपयोग किया जाता है वो परावैंगनिक किरणों का उपयोग अदृश्य लिखावट को देखने, अंगुली के निशाने का पता लगाने के लिए किया जाता है। नकली करेंसी का पता लगाने के लिए परावैंगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की वैद्युत प्रभाव को जानने के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी परावैंगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं दृश्य किरण। दृश्य किरणों के जो खोजकर्ता थे वो न्यूटन थे। दृश्य किरणों का जो एंगस्ट्रॉम था वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। इसमें हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती थी। कैसी दिखाई पड़ती हैं, चलिए। अवरक्त किरणें जो होती हैं वो हर के खोजकर्ता हर्वेल हैं, और इसकी जो होती है तरंगदैर्घ्य होती है 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये किरणें नाव की विकिरणकी हैं। जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने और रोगियों को सफाई करने में टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। चलिए अगला है लघु रेडियो तरंगें या हर्ट्ज तरंगें। लघु रेडियो तरंगें या हर्ट्ज तरंगों के खोज करता है हेनरिक हर्ट्ज, और इसकी तरंगदैर्घ्य जो होते हैं 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 10⁻10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। रेडियो, टेलीविजन एवं टेलीविजन में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि लघु रेडियो तरंगों का। दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग के खोजकर्ता है मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंगों के खोजकर्ता मार्कोनी है, और मार्कोनी ने तरंगदैर्घ्य जो है दीर्घ रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻40 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दीर्घ रेडियो तरंगों रेडियो एवं टेलीविजन में उपयोग किया जाता है इनका उपयोग। तरंगदैर्घ्य जो होती हैं वो अंधेर तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें अंधेर तरंगें होती हैं। और आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। श्रव्य तरंगें नंबर 1, नंबर 2 होती हैं अविश्रव्य तरंगें, नंबर 3 होती हैं पराश्रव्य तरंगें। 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से बात करें, 20,000 हर्ट्ज वाली तरंगें कहलाती हैं श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, जिनको हम सुन सकते हैं। श्रव्यता सुनने की सीमा जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिनको श्रव्य तरंगें भी कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अविश्रव्य तरंगें कहते हैं, जिनको हम सुन नहीं सकते। पराश्रव्य तरंगें होती हैं, अब बात कर लेते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि तरंगों कहलाती हैं पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें कहलाती हैं। तो मनुष्य सिर्फ जो सुन सकता है वो, जबकि कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंगें सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो होता है वो सिर्फ श्रव्य तरंगें ही सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली तरंगों को सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, जैसे कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगों को क्या कर सकते हैं, ये सुन सकते हैं। चलिए अगला है, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग संकेत भेजने के लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग गठिया रोग में किया जाता है, मस्तिष्क का ट्यूमर पता करने में किया जाता है। सोनार में जो होती है कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, सोनार में जो यूज किया जाता है वो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर जो करती है माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल निर्भर करती है, डिपेंड करती है ध्वनि की चाल क्या है, कितनी है, कैसी है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता पर और ध्वनि के और घनत्व पर। माध्यम की प्रत्यास्थता क्या है, तो माध्यम का घनत्व डेंसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगी ध्वनि की चाल। चलिए अगला है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल
एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति अपवर्तित रहती है। ध्यान रहे आपके क्वेश्चन में, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ध्वनि की चाल बदलेगी, तरंगदैर्घ्य बदलेगी, लेकिन आवृत्ति फ्रिक्वेंसी अपवर्तित रहती है, वो फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती। चलिए अगला है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है, भिन्न भिन्न होती है। माध्यम अलग होगा, ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। पूर्णतः दृढ़ क्षण में ध्वनि का वेग जो होता है वो अनंत होता है। ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक जो होता है वो कितने में होता है, ठोस में होता है। ध्वनि का गमन नहीं होता, निर्वात में गमन नहीं होता। ध्वनि कभी भी निर्वात में, जहाँ क्या माध्यम ना हो, निर्वात हो, वहाँ क्या होगा, गमन नहीं होगा, ध्वनि वहाँ पे ध्वनि नहीं उत्पन्न होगी। हल्की गैस में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है कम ध्वनि के कारण। हल्की गैस में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है कम घनत्व के कारण, कम घनत्व के कारण। चलिए, आर्द्रता बढ़ने पर, जब आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, नमी हो जाती है, आर्द्रता ध्वनि ध्वनि की चाल बढ़ जाती है कम घनत्व के कारण। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि कम घनत्व के कारण चाल बढ़ जाती है। चलिए अगला है, माध्यम का ताप बढ़ने पर, माध्यम जो होगा उसका ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो होती है 0.61 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। बात करते हैं दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान अपवर्तित रहता है। वायु की चाल को मापा जाता है किसमें, मैक संख्या में। जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होती है तो मैक संख्या का मान 1 होगा। यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का दोगुना है तो मैक संख्या दोगुनी होगी। पराध्वनिक यानी मैक संख्या 1 है, ऊर्जा 1 से अधिक होती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल अधिक अति पराध्वनिक कहलाती है। चलिए अगला है आपका ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण क्या है कि तीव्रता, तारत्व तथा गुणत्व ध्वनि के लक्षण हैं। ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि में धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है, तीव्रता के कारण। ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी अथवा तीक्ष्ण कहते हैं, तारत्व के कारण। ध्वनि के कारण समान तीव्रता समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता के कारण। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। मोटाई ध्वनि का तारत्व कम, जबकि बारीक ध्वनि का तारत्व कैसा होता है, ध्वनि अधिक होती है। प्रतिध्वनि का कारण जो है ध्वनि का परावर्तन करने के लिए। चलिए अगला है आपका, किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में रहता है, कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। कोई भी बात सुनी, कोई भी आपने ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसका जो है कि असर जो हमारे कानों पर रहता है 1/10 सेकंड तक रहता है। चलिए अगला है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर लगभग होनी चाहिए। चलिए अगला है आपका, सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्मोकोल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किया जाता है, अनुरणन से बचाने के लिए किया जाता है। संगीत के कारण खिड़की के शीशे का टूट जाना एवं सैनिकों एक ताल में परेड करने से पुल का क्षतिग्रस्त होना या टूटना क्या किसका कारण है, अनुनाद का कारण है। किसका, अनुनाद का। रेडियो के कार्य करने का सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुम्बकीय अनुदान पर। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना ध्वनि का अपवर्तन के कारण होता है। बंद कमरे में ध्वनि का सुनाई देने का कारण ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। पास के रेडियो स्टेशन का प्रसारण कभी कभी साफ न सुनाई देना विनाशी व्यतिकरण के कारण होता है। समुद्र में साइलेंस जोन यानी नीरव क्षेत्र का होना विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश। टॉपिक है अगला प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश जो होता है स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। प्रकाश किरणें की प्रकृति जो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश तरंगें जो होती है अनुपस्थित तरंगें होती हैं। प्रकाश की चाल का मान सर्वप्रथम रोमर किया था। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। चलिए अगला बार टॉपिक है आपका दृष्टि दोष। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ टॉपिक है दृष्टि दोष, कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। चलिए तो टॉपिक पे चलते हैं, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया ऑफ शॉर्ट साइट नेट्स। इस दोष में व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु नहीं देख पाता। इसका निवारण उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी ये किसमें ट्विस्ट है कि निकट दृष्टि दोष,
इसको पढ़ने से तो ये लगेगा कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन इसका विपरीत है, निकट की तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती हैं इसमें। तो जिसमें निकट दृष्टि दोष हो उसमें क्या होगा कि उसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। चलिए, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या है इसमें कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती इस दूर दृष्टि दोष में। तो इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु देख लेता है परंतु नजदीक की वस्तु नहीं देख पाता। इसका निवारण उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या किया जाता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, निकट की दिखाई नहीं देती, पहली बात। फिर इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग। तो दो चीजें याद रखें दूर दृष्टि दोष में कि इसमें व्यक्ति क्या होता है, दूर की वस्तु देख लेता है, पास की नहीं देख पाता। ठीक है, पास की वस्तु नजदीक की नहीं देख पाता, और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं देख पाता, कैसी, दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, और दूर निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला चलते हैं, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को कहते हैं प्रेसबायोपिया। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर एवं नजदीक दोनों प्रकार की वस्तु स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती। इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊपर अवतल लेंस एवं नीचे वाला लेंस उत्तल लेंस होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। दृष्टि वैम्पस या अविंदुकता। दृष्टि वैम या अविंदुकता, इस दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता। इसका निवारण बेलनाकार ठोस है। इसका निवारण कैसा, बेलनाकार ठोस है। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता टॉपिक पर चलते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की क्षमता शून्य डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है, शून्य डायोप्टर। उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। दर्पण की बात करते हैं। दर्पण से जो होता है इम्पोर्टेंट है दर्पण, और इससे टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। चलिए इम्पोर्टेंट लगा लें इसका। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर के बगल में लगा होता है, यानी कार में, गाड़ी में, व्हीकल में ड्राइवर के बगल में यूज किया जाता है। तो साइड ग्लास में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। ये भी क्वेश्चन बनता है। अवतल दर्पण का, इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि इसका प्रयोग सोलर फोकोर में किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। चिकित्सक कान को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाक के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गले की जांच के लिए जो प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला है आपका टॉपिक इसी में। अगला टॉपिक, वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है वो परवलयी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, न कि अवतल और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया है। समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण जो होता है जिसको कहते हैं प्लेन मिरर। यदि दो समतल दर्पण समांतर स्थिति में हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। ट्विस्ट है यहाँ, ये दो समतल दर्पण समांतर स्थिति में रखे हैं, कैसे, आमने सामने रखे हैं, ऐसे और ऐसे रखे हैं, उनके बीच कोई मान के चलो ये वस्तु रखी है। ठीक है, ये वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की संख्या जो बनेगी कैसी बनेगी, इस प्रतिबिंब की संख्या अनंत बनेगी। ठीक है, ये दो समतल दर्पण लंबवत में है तो उनके बीच रखी वस्तु प्रतिबिंबों की संख्या कैसी बनेगी, प्रतिबिंबों की संख्या, उनके बीच रखी प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। ठीक है, अगर लंबवत रखे हैं तो 3 होगी, और प्रतिबिंबों की संख्या जो बीच में रखी कोई वस्तु है तो अनंत होगी। चलिए, 1.5 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। मान के चलो कि 1.5 सेंटीमीटर कोई लंबी वस्तु रखी है और उसको प्रतिबिंब, अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 0.75 m होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए। समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधा होना चाहिए। चलिए अगला टॉपिक है आपका कलर, रंग। चलिए चलते हैं। तो प्राथमिक रंग पहला है, कौन से हैं, लाल हरा नीला। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है ये आपके। अगला है आपका कि प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर करता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होती है वो लाल रंग की होती है। जब प्रकाश के लाल रंग
व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग जो होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन दर्शाता है वो बैंगनी रंग दर्शाता है। अगला टॉपिक है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण जो होता है वह परावर्तक करता है। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में दिखने पर जो काला दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देगा। यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। ये एग्जाम में पूछा गया है। पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखने पर वो कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। इंद्रधनुष में किनारों पर रंग जो होता है वो बैंगनी रंग होता है और लाल रंग होता है इंद्रधनुष में किनारों पर। चलिए अगला है, दर्पण एवं लेंस बनने वाला प्रतिबिंब। एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा सदैव वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा एवं सीधा होगा। उत्तल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है सदैव कैसा होगा? सदैव वस्तु से छोटा हो जाएगा। वस्तु से कैसा होगा? छोटा। आभासी होगा, ठीक है, रियल नहीं होगा, आभासी होगा। और कैसा होगा? और सीधा होगा, वो सीधा होगा। चलिए अगला है, समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बराबर होगा। समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो पार्श्व होगा और उल्टा होगा, पार्श्व और उल्टा होगा। चलिए अगला है, किसी दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो कैसा किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन, कि एक अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव कैसा होता है? आभासी होता है। उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की किसी स्थिति में बनता है जब वस्तु प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच होती है। चलिए अगला है, एग्जाम पॉइंट कुछ हैं, एग्जाम के पॉइंट ये देख लेते हैं। पूर्व आंतरिक परावर्तन के उदाहरण जो होते हैं, हीरे का चमकना पूर्व आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है, पूर्व आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठंडे देशों में मरीचिका दिखाई देती है, ये भी पूर्व आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए अगला है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल जो फाइबर का जो प्रयोग किया जाता है वो ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। पेट के अंगों की जानकारी के लिए एंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है जो आधारित होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। आसमान का नीला रंग दिखाई देना और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अंतरिक्ष में आकाश का रंग दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। चंद्रमा से आकाश का रंग दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीले के बजाय कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो नीले की जगह कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, वेग भी बदलेगा, तरंगदैर्घ्य भी बदलेगी। जबकि आवृत्ति कैसी रहती है? अपवर्तित रहती है। चलिए चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं वो देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। जल से भरे पात्र में पड़े सिक्के का ऊपर उठ आना किसका उदाहरण है? वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। आप देखिए गिलास में एक सिक्का डालिए, ऐसा लगेगा कि आपको वो ऊपर उठा हुआ दिखता है, वो किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। जल से भरे पात्र में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। जब जल का तालाब कम गहराई दिखाई देने का कारण होता है, जल का तालाब कम गहराई दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, अपवर्तन के कारण होता है। मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। कौन करता है नियंत्रित? आइरिस करता है। चलिए चलते आगे, अगला है आपका, मनुष्य की आंखों में किसी प्रकाश का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह दृष्टिपटल कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। प्रकाश में ध्रुवण की घटना, किसकी घटना? प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। मोटर कारों में हेडलाइट की चकाचौंध को हटाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो
पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए अगला है 3D देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मे में जो होता है पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण पार्थिव दूरदर्शक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्थिव दूरदर्शक कहलाते हैं। प्रकाश के किसी अवरोध को किनारे पर मुड़ने की घटना जो कहती है वो प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। पनडुब्बी के अंदर बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है हीट ऊष्मा। हीट ऊष्मा ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की टॉपिक की ओर। -40 सेल्सियस -40 सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान समान होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 0 केल्विन या -273.15 सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। इस तापमान पर पदार्थ के अणुओं की गति जो होती है लगभग शून्य हो जाती है। केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 37, केल्विन पैमाने पर 373 एवं फ़ारेनहाइट पर 98.6 होता है। मानव शरीर के तापमान का मापन डॉक्टरी थर्मामीटर से करते हैं। किससे? डॉक्टरी थर्मामीटर से करते हैं। केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप का मान जो होता है 0 केल्विन होता है। कैसा? 0 केल्विन होता है। अगला चलते हैं अगले टॉपिक को। रंगीन कपड़े का अवशोषण करते हैं अधिक। श्वेत कपड़े ऊष्मा का अवशोषण करते हैं निम्नतम करते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का अवशोषण करता है जब वह हो श्वेत और चिकना हो। कैसा हो? सफेद हो और चिकना हो। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ऊष्मा की खराब होती है, अवशोषण करती है तथा अत्यधिक परावर्तक होती है। कैसी? अत्यधिक परावर्तक होती है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? जब वह काला और खुरदरा हो। काला और खुरदरा जो होता है ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है। चलते हैं अगला। धूप से बचने के लिए छातों में सबसे उचित रंग संयोजक जो होता है ऊपर उजाला नीचे काला, ऊपर उजाला हो और नीचे काला कलर का हो, धूप से बचने के लिए सबसे उपयुक्त छाता होता है। चलते हैं अगला। काली वस्तुओं के लिए किस प्रकार की वस्तुओं के लिए? काली वस्तुओं के लिए अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता जो होती है अत्यधिक अधिक होती है। एक काली तथा खुरदरी सतह कैसी होती है? ऊष्मी विकिरण की अच्छी अवशोषक तथा बुरी परावर्तक होती है। अगला है आपका अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम जो है वो किरचॉफ का नियम है। ठीक है, चलते हैं अगला टॉपिक। जो वस्तु अपनी दृष्टि पर अपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है कहलाती है कृष्ण पिंड। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा काफी गर्म होती है क्योंकि बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होने के कारण पृथ्वी के विकिरण ऊर्जा को परावर्त कर देते हैं। चलिए अगला है शीतल काल में बड़े कपड़े ऊनी हमें गर्म रखते हैं। शीतकाल में बड़े कपड़े ऊनी हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए वो हमें गर्म रखते हैं। चलिए अगला है ऊष्मा संचरण की जो विधियां हैं चालन होती है, संवहन होती है, विकिरण होती है। ऊष्मा संचरण की विधियां जो होती हैं। अगला है चालन जो होता है वो चालन किसमें होता है? ठोसों में ऊष्मा का संचरण विधि से होता है। गैसों द्वारा द्रवों का संचरण किया जाता है। गैसों द्वारा द्रवों का जो संचरण होता है वो संवहन विधि से गैसों का संचरण होता है। सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है वो विकिरण विधि द्वारा आती है। किसी विकिरण विधि द्वारा। जल की विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बंद कमरे में बिजली का पंखा चलाने से कमरे की वायु जो होगी वो कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। अगला है जल की विशिष्ट ऊष्मा सभी ठोसों द्रवों में होती है, सबसे अधिक होती है। जलवाष्प में अनिर्धारित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा होती है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप के लिए। क्रायोजेनिक का संबंध जो होता है निम्न ताप से होता है। ऊष्मा के कुचालक पदार्थ लकड़ी, कांच, वायुयान आदि होते हैं। पारे में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन द्वारा होता है। सेल्सियस पैमाने और केल्विन पैमाने में जो संबंध होता है K = C+273। ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है तथा वे विद्युत के पूर्ण चालक बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं।
जल के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य जो है एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जल की उसी ताप के जल द्वारा उत्पन्न जल में अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती, तेज हो जाती, इसलिए नहीं बन पाती। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। जब जल में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रम से बढ़ेंगे तथा घटेंगे। पानी से भरी ढक्कन लगी या डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला। अगला है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों के खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि इनके न्यून ताप पर जीवाणु और फ्यूकस निष्क्रिय होते हैं। चलिए अगला। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन क्या होता है, घटता है। गर्म करने पर जल पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, कम होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह पूर्ण विकृत पायरोमीटर होता है। स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, एथलीट। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। अल्कोहल एवं द्रव्यांक निम्नतर होता है। पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकृत होती है। अगला है टेम्परेचर, टॉपिक है टेम्परेचर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से पारा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अपारदर्शी चमकीला होता है पारा, और थर्मामीटर ताप के मान को बढ़ाने में आसानी होती है। यह कांच में चिपकता नहीं है पारा, और न ही वाष्पित होता है, अतः सही मापन करता है। ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर न्यूनतम तापमान जो होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, वहाँ पर पारे युक्त तापमापी का प्रयोग न करके अल्कोहल युक्त तापमापी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लग जाता है, जबकि अल्कोहल -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। चलिए अगला। गति, अगला टॉपिक है आपका गति, मोशन। यहाँ से क्या क्या टॉपिक बनते हैं। एक समान त्वरण में गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति अपने आप को अनुभव करता है कैसा, हल्का अनुभव करता है। एक समान त्वरण से क्या करती है, लिफ्ट गिरती हुई आती, लिफ्ट में व्यक्ति अपने आप को अनुभव करता है कैसा, हल्का अनुभव करता है। समान चाल से चलती वस्तु का त्वरण होता है कैसा, शून्य होगा। परिक्रमा के दौरान उपग्रह जिस बिंदु पर पृथ्वी से सबसे निकट होते हैं उस बिंदु को कहते हैं पेरिजी। किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। किसी नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते तथा सूर्य ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। इसे केपलर का प्रथम नियम कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित ग्रह का परिक्रमण काल जो होगा वो अधिक होता है। सूर्य के निकट पर स्थित ग्रह परिक्रमण काल जो होता है वो कम होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना किस प्रकार की गति कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। कैसी घूर्णन गति। चलिए अगला। ग्रहों की गति के नियम ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए थे। वेग परिवर्तन की दर को जो कहते हैं वो त्वरण कहते हैं। जहाजों की गति का मापन नॉट में किया जाता है। तोप से छूटे गोले का पथ जो होता है परवलयाकार होता है, इस प्रकार से होता है। चलिए। और न्यूटन की पुस्तक का नाम जो होता है वो प्रिंसिपिया होता है। क्या, प्रिंसिपिया। जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तब ग्रह का वेग जो होता है कम होता है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर जो होती है परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसके उदाहरण है बंदूक से गोली छूटते समय क्या होता है, बंदूक से गोली छूटते समय पीछे की ओर झटका लगता है, रॉकेट का आगे का बढ़ना। ठीक है। चलिए। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान जो होता है वो -11.21 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अगला है। 25 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन वेग जो होता है 111.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।
माइनस वो 40 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोग्राम प्रति सेकंड होता है। किसी बल के बिना वस्तु या कण की वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है। अब केंद्रीय बल कहलाता है। अब केंद्रीय बल के उदाहरण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना क्या कहलाता है? अब केंद्रीय बल के उदाहरण कहलाते हैं। अब केंद्रीय बल जो होता है वो क्या होता है? अब केंद्रीय बल के उदाहरण देख लेते हैं कि एग्जाम में दिया होगा कि सर्कस में मौत के कुएं किसका उदाहरण है? सर्कस में मौत का कुआं जो होता है वो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, ना कि वो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन किस पर काम करती है? कपड़ा सुखाने की मशीन जो होती है अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल पर मशीन काम करती है। ड्राई क्लीनर मशीन जो होती है अपकेंद्रीय बल का काम करती है। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। प्रक्षेप्य गति के उदाहरण की बात करें तो प्रक्षेप्य गति के उदाहरण, तोप से छूटे गोले की गति प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। ईंधन समाप्त हो जाने के बाद रॉकेट की गति प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, बल्ले द्वारा टकराई गई गेंद की गति प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है आपका टॉपिक घूर्णन गति के उदाहरण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति का उदाहरण कहते हैं। लट्टू का नाचना घूर्णन गति का उदाहरण है। पंखे की ब्लेडों की गति जो है घूर्णन गति का उदाहरण है। यदि हम एक गेंद को छत से नीचे गिराएं, गेंद है उसको छत से नीचे गिराएं, ठीक उसी समय एक दूसरी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंकें तो दोनों गेंदें पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर परंतु एक साथ पहुंचेंगी। तोप से छूटे गोले का गमन पथ को परवलयाकार होगा, परंतु बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइलों का गमन पथ परवलयाकार नहीं होता है। पिंड का अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए पिंड को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। यदि कोई पिंड ठीक पृथ्वी तल के बजाय तल से कुछ ऊपर उठकर फेंका जाए तब पृथ्वी पर अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए उसे 45 डिग्री से कुछ छोटे कोण पर फेंकना चाहिए। जैसे भाला फेंक, चक्का फेंक। खिलाड़ी अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप्य को क्षैतिज दिशा में 45 डिग्री से कुछ छोटे कोण पर फेंकते हैं। पिंड को चाहे थीटा कोण पर प्रक्षेपित कोण अथवा 90 माइनस थीटा डिग्री कोण पर, दोनों दशाओं में क्षैतिज परास ही रहेगी। क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है? गतिज ऊर्जा। क्षैतिज वृत्त में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर समान रहती है। क्या अर्धवृत्त में भी यह कथन सत्य है? नहीं है सत्य। चलिए अगला है टॉपिक एक समान कण समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलकर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कण के त्वरण की दिशा जो होगी त्रिज्या के साथ होती है। एक कण से एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कण के त्वरण की दिशा जो होती है सदैव उस वृत्त के केंद्र की ओर होती है। अगला है एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा होगी जो होती है स्पर्श रेखी होगी। यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है उस एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है। उस एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है। इस दिशा में लिफ्ट का त्वरण क्या होगा? जी होगा माइनस के। अगला है एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुलना से मापने पर एक स्थित लिफ्ट में m पाया गया। यदि वही लिफ्ट a के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? 1 + 0 a अपॉन जी 1 + 0 a अपॉन जी इंटू एम। चलिए अगला देखते हैं। अपेक्षा के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण पर द्रव्यमान एक प्रक्षेप के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। अगला टॉपिक है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? परवलय के अनुसार होगा। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति इसका उदाहरण है। स्थानांतरी और घूर्णनी गति का उदाहरण है। यदि एक प्रेक्षक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना तो प्रेक्षण का कोण जो होगा 45 डिग्री का कोण होता है। चलिए